यूपी में सपा के जबरदस्त प्रदर्शन। आपको बता दें कि 37 लोकसभा सीटों पर जीती सपा, 62 में से 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी और यूपी में 80 सीटों का दिया था नारा। यूपी में नहीं चला बीजेपी का जादू या कोई और है इस हार की वजह? सपा की जीत के पीछे की क्या रही रणनीति? दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। लड़कों की जोड़ी ने यहाँ पर कमाल करके रख दिया। और ऐसे में अगर आपने प्रियंका गांधी का ट्वीट पढ़ा हो, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया था और लिखा कि मुझे अपने यूपी वासियों में गर्व है और इस जो आज उन्होंने हम पर उपकार किया है इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तमाम तरीके की बात उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी की हैं। लेकिन कल के रिजल्ट सच में शॉकिंग रहे क्योंकि किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। और देखिए, एग्जिट पोल भी कल गलत होता हुआ नजर आया और जहां बीजेपी का खराब प्रदर्शन तो वहीं इंडिया अलायंस के हाथ एक बड़ी जीत इसे कह सकते हैं। यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई कल सपा नजर आई है और 37 सीटों पर परचम लहराती हुई सपा नजर आई। और वहीं अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए, देखिए किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस भी इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी क्योंकि 2019 के नतीजों की अगर हम बात करें तो देखिए 2019 के नतीजे ऐसे थे कि लग नहीं रहा था कि कांग्रेस वापस से जो है यहाँ पर अपनी खोई हुई जमीन वापस ले पाएगी। लेकिन देखिए 2019 में एक लोकसभा सीट पाने वाली कांग्रेस अगर 7 सीटें जीतकर आती है तो एक बहुत बड़ी बात है। और बात अगर कांग्रेस की परंपरागत सीटों की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें या चाहे रायबरेली की बात कर लें, देखिए रायबरेली से बिल्कुल एंड मोमेंट पर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आखिरी में जाकर ये डिसाइड हुआ था कि राहुल गांधी इस सीट से लड़ेंगे क्योंकि लगातार संशय की स्थिति इन दोनों सीटों में बनी हुई थी कि आखिर यहाँ से कौन लड़ेगा। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी उतरे और इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बयान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। अशोक जी, सीधा आपके पास आते हुए, अशोक जी देखिए कल के रिजल्ट सच में बेहद शॉकिंग रिजल्ट्स रहे क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। चाहे आप एग्जिट पोल्स को ले लीजिए, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत होता हुआ नजर आया और किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस तरीके के नतीजे आएंगे क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये सेट था कि जो जीत है वो एक तरफा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया। अशोक जी देखिए, जो रिजल्ट थे वो भले ही एग्जिट पोल जो है अपना भाजपा को और उसके जो दलों को, अपना समर्थित दलों को आगे अपना जो बढ़ते हुए दिखा रहे थे, पर यही कि कांग्रेस जहां तक थी, कांग्रेस ने जिस अपना आक्रामक नीति कहिएगा, जो चक्रव्यूह रच के जो अपना किया था, वो अपने लिए आश्वस्त थी। वो उसको मालूम था कि ये सब जो है कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, पर ये कि अपना जो है भाजपा अपना जो पूरी तरह से अपना लिए थी कि भाई ऐसा है कि हम जीत रहे हैं, ये है वो है, इस तरह का जो अपना किया गया। पर देखेगा जो ये इलेक्शन हुए हैं, ऐसा जो आरोप और प्रत्यारोप तो देखो सभी होते हैं, पर जो मुद्दे उठाए गए, जो व्यक्तिगत मुद्दे या व्यक्तिगत आदमी की आलोचना और जो उसको जो है एक तरह का नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, दोनों ही साइड से, है ना। अब विपक्षी दल और सत्तासीन दोनों ही दल बिल्कुल से जो किया गया, तो उस सब का ही ये परिणाम है कि किसी को कम आंक के वो जो अपना भाजपा ने कांग्रेस को कम आंकने का जो प्रयास किया है वो उनको भारी पड़ गया। जो खुद भाजपा का गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीट होती थी, और जो है जो भाजपा अपना जो लास्ट टाइम में भी जो है अच्छा प्रदर्शन करके 76 समथिंग अपना सीट ले गई थी, आज वही 33-36 पे सिमटती दिखाई दे गई है। ये सब जो है अपना जो भाजपा ने कहा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारा ये आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देंगे, इस तरह की जो बातें जो उठी हैं वो उस सब का ही को परिणाम है कि ये सब जो है सामने आया है। दूसरा, अखिलेश अपना जो सपा थे, उन्होंने भी अपना जो भी उनको कर सकते थे, जैसे भी अपने जो वोटर्स को संभाल के उन्होंने रखा हुआ था, और जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है वो सब सामने आई है, और उसी का ही परिणाम है कि अपना जो है कांग्रेस जो है और एनडीए अपना जो अच्छा वहां से जो है अच्छी वोट ले गई है, अच्छा जो उनको मत प्रतिशत मिला है।
ये सब आदमी सोच, भाजपा ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह का प्रदर्शन का सामना उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल। भाजपा आज भी इंडिया अपना अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी है। जो समर्थित, जो अपना सहयोगी दल है, उनके ही दल पर, उनके ही दम पर, उनके ही बैसाखियों पर भाजपा को बनाती है तो तीसरी बार सरकार जो है मोदी जी बनाएंगे और मोदी जी जो बिल्कुल। है चलिए अपना ठीक है। तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। चलिए जी। ठीक है। निपुण जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण जी, सच में रिजल्ट शॉकिंग है अगर देखा जाए, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल्स को इन्होंने जो है निराधार कर दिया। और ऐसे में देखिए, अगर बात बीजेपी की कर ली जाए, 370 का टारगेट लेके चली थी बीजेपी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छुपाई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीतने के बाद भी जो है एनडीए हारा सा लग रहा है, और विपक्ष हारने के बाद भी जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। निपुण जी। हाँ, देखिए आपने प्रश्न उठाया बड़ा अच्छा, लेकिन मैं इस चुनाव को थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूँ। हम्म। देखिए, पहली तो बात क्या था कि अगर हम देखते हैं, ये तीसरी बार किसी एक पार्टी को अगर आपका मैंडेट मिल रहा है, ठीक है, क्लियर मैंडेट नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो आज भी बीजेपी है। और आप देखते हैं 240 सीटें बीजेपी ने जीती। पूरा विपक्ष भी टोटल उतनी सीट नहीं जीत पाया जितना बीजेपी अकेली जीती है। और एनडीए गठबंधन के जीती पास तो सही, वो 292, बात आपकी वे ठीक है, नेहरू जी लेकिन के। निपुण जी, हाँ, सोचने वाली बात तो ये है ना कि वो मैं पूरा बहुमत बता के रहा हूँ आंकड़े आपको, को दो भी नहीं मिनट समय छुपाई। दीजिए। हम्म। हाँ, मैं बस थोड़ा आंकड़ों से मैं इसको कैलकुलेशन चलिए कर रहा ठीक हूँ है। सब चीजों को, फिर मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन दूंगा, एक मिनट ठीक है। सुनिएगा। तो इसमें क्या है कि देखिए, आप अगर देखते हैं वोटिंग प्रतिशत की हम बात करें, बीजेपी का अगर हम 2014 में वोटिंग प्रतिशत देखते हैं तो वो 31.1% था। 2019 में देखते हैं तो 37%, 4.3 था, यानी कि करीब 37.5%। इस बार भी जो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत है, केवल 1% आपका गिरा है, 36.5% हुआ है। और अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत जो था वो 2014 में काफी कम, यानी कि आपका 19.4 था। फिर आपका देखें तो 19.5 हुआ 2019 में। इस बार आपका 21% वोटिंग परसेंट रहा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये जरूर है कि बीजेपी के मन मुताबिक परिणाम नहीं था, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर वहां पर मन मुताबिक परिणाम नहीं था। मेरा जो अपना कैलकुलेशन ये कहता है, मुझे ये लगता है कि जनता ने लोकतंत्र को विजयी बनाया और एक मजबूत विपक्ष को दिया। जनता का मानना यह है कि हम इतनी पावर न दें किसी सरकार को कि वो निरंकुश जैसी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाए, बिल्कुल। एक तानाशाही जैसी प्रवृत्ति आ जाए। और मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का जो पूरा एक नैरेटिव चलाया गया, उसके माध्यम से क्या वो लाभ हुआ। और रही बात सपा की हम बात करें, तो इस निश्चित रूप से इस पूरे चुनाव के अंदर मैन ऑफ मैच जो रहे वो आपके अखिलेश यादव रहे। और अखिलेश यादव ने अपनी बहुत सावधानी से, क्या था कि जो एक एमवाई फैक्टर अखिलेश यादव के साथ में काम करता था, उन्होंने उसको साइड किया। और उसको साइड करके जो वहां पर दलित पिछड़ा वर्ग जो था, उसको अपने साथ कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि अगर मायावती जी बहुत मजबूती से लड़ती तो शायद ये परिणाम कुछ और होते, पहली बात। या फिर बीजेपी नीतीश कुमार जैसा लीडर यूपी के अंदर लेकर आती, या यूपी में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कार्य किया बिहार के अंदर, यानी कि दलित पिछड़े समाज को जोड़ने का जो नीतीश कुमार ने प्रयास किया, कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर फेल हुई है। तो मैं ये मानूंगा कि चुनाव बड़ा शानदार चुनाव है। हाँ, गठबंधन सरकार की ओर दिख रहा है। और आप जो पूछ रही थी कि सरकार किसकी बनेगी, मैं तो ये मानता हूं कि देखिए, अब जो हम बात करें एनडीए अलायंस की, तो एनडीए अलायंस के पास में बहुमत तो नहीं है, और कांग्रेस के पास खुद 99 सीटें हैं। 99 सीट के माध्यम से वहां पर ये खिचड़ी पकेगी, कौन पीएम होगा कौन नहीं होगा। अब हम बीजेपी की बात करें, 240 सीट के बाद अगर बीजेपी अपना पीएम नहीं बना पाती तो ये आश्चर्यजनक बात होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, विचार जरूर करना चाहिए बीजेपी को, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी हमेशा एक अच्छी मजबूत स्थिति में रही है। ठीक है। अशोक जी, देखिए, अगर अब जनता की बात कर ली जाए तो देखिए, जनता को अगर ये राजनीतिक दल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो उन्हें भूल जाना चाहिए कि जनता उनसे ज़्यादा चालाक है। देखिए, जिस तरीके से एक लहर, मोदी लहर, बार बार ये सुनने को मिल रहा था कि मोदी लहर चल रही है और हर कोई पीएम मोदी का नाम ले रहा था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके अपोजिट रहा। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार ये समझ में आया कि जनता ने, जो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी चीज़ों को लेकर, उसका जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी थी, सबसे पहले उसे तोड़ने का काम जो है बीजेपी का किया है जनता ने। और इसी के साथ जो विपक्ष एकदम गिरता हुआ जा रहा था, उसमें जान फूंकने का काम जो है जनता ने इस बार किया है।
देखिएगा, बीजेपी जो थी अपना जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा ने शायद बयान भी दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हमारे पास मोदी है, मोदी के हिसाब से करेंगे, इलेक्शन मोदी के हिसाब से लड़ा जाएगा। और आरएसएस भी इस जो है इलेक्शन से, इस चुनाव से काफी दूर रही है, तो इसका भी अपना जो है असर दिखाई जरूर देगा। देगा क्या, दिया है। और दूसरे जो आम जनता समझ गई थी कि जो उसको कहा जा रहा था तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारा घर की टोटी खोल लाएंगे, इस तरह के जो बयानबाजी अपना जो मोदी जी दे रहे थे, जो उनके समर्थित जो लोग दे रहे थे, उसका असर भी जो आम जनता पे पड़ा। सबसे बड़ा संविधान का ये लोगों, कांग्रेस जो है और सपा लोगों को ये बताने में कामयाब रही है कि अगर ये लोग आते हैं, अगर हम नहीं आए तो ऐसा है कि संविधान बदल दिया जाएगा, जो तुम्हारा आरक्षण है तुमसे लेके जो दूसरों को दे दिया जाएगा, और इस तरह से जो है परेशानी आ जाएगी और देश जो निरंकुशता की ओर चला जाएगा। तो ये सब जो है लोगों के आम जन के दिमाग में आया। खाली ये नहीं, यूपी, आप हरियाणा में भी देख लीजिएगा, हरियाणा में 10 सीट पे जो है हमेशा कमल खिलता आया है, और उसके बाद में क्या हुआ, 5 सीटों पर जो है अपने सिमट कर रह गई है। बिल्कुल, भाजपा 5 सीटों पे, कांग्रेस ने 5 के 5 सीटें जो है अपना हरियाणा में भी जो है भाजपा से ले ली है। रही जो है अदर्स और जो है अपना स्टेट है, उनमें भी आप देखिएगा, पंजाब है, पंजाब में क्या रहा, और उसके बाद में अदर्स जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भी जो 25 में से 11 सीट तकरीबन ले गई है, और इधर साउथ में भी अपना रहा है, और महाराष्ट्र में देखिएगा। ये सब जो है आम जनता जो थी वो ये समझ गई कि ऐसा है, देश को निरंकुशता की ओर नहीं ले जाना है। लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से बना था। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो जो है देश जो है निरंकुशताई की ओर चला जाएगा। और एक जान फूकने का काम जो है जनता ने कल विपक्ष में किया है। जनता ने किया, विपक्ष ने किया, और विपक्ष मजबूर हो गया है, बहुत ही मजबूत हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं गायब होता हुआ इस बीच में हम सब ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष बिल्कुल गायब हो गया था। नामो निशान जो है विपक्ष का बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन सच में कल के रिजल्ट चौंकाने वाले थे और जनता ने जान फूकने का काम जो है कल विपक्ष में किया है। चलिए वापस अशोक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। निपुण जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। निपुण जी, अब राम मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो कल के रिजल्ट, खासकर अयोध्या को देखकर ऐसा लगा कि राम मंदिर तो मुद्दा था ही नहीं, खाली से हवा देने का काम किया गया। खासकर अगर अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से राम मंदिर मुद्दा लगा ही नहीं कल के रिजल्ट्स के बाद। नहीं देखिए, राम मंदिर को हम अलग तरीके से देखें। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, और राम मंदिर को मुद्दे की बात हम न करें कि मुद्दा था। हालांकि मैं मानता हूँ बीजेपी हमेशा इसको बनाई है और पार्टी ने इस टाइप से देखा है, सभी ने इसको चीज को देखा भी है। लेकिन मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि बेरोजगारी एक मुद्दा था जिसमें युवाओं में असंतोष था, और जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर लगता है, अखिलेश यादव की बहुत अच्छी समझदारी, जो उन्होंने मुस्लिम और यादव के अलावा जो अन्य पिछड़े वर्गों ने टिकट बांटे, उसका परिणाम हुआ। और मायावती की आप एक बात समझिए, आप बार बार कह रहे हैं मोदी लहर खत्म हो गई। मोदी लहर खत्म नहीं हुई है। आप देखिए, जब मोदी जी को 2014 में मैंडेट मिला तब उनको 31% वोट मिले, और हम जब 2009 के चुनाव की बात करते हैं, जब अडवाणी जी और मनमोहन जी के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी के पास में मात्र 18% वोट थे। और आप देखें 2019 के चुनाव में अगर आप देखते हैं तो मोदी गवर्नमेंट को आप देखें तो 2014 के चुनाव में मोदी गवर्नमेंट को आपको 31% वोट मिले, और फिर 2019 से देखते हैं तो 37%, आज 36% है। तो अगर 1% का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं कि मोदी लहर नहीं है, मोदी का। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं। और आप बताइए कांग्रेस के प्रति कहाँ, देखिए दो बातें होती हैं, मोदी के पक्ष में लहर या मोदी के विरोध में लहर। अगर विरोध में लहर होती तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा होता, लेकिन वोटिंग प्रतिशत 19 से 21% आया है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि आपका बीजेपी के अगेंस्ट लहर थी। मैं ये कह सकता हूं कि मतदाताओं में, मैं बस लास्ट स्टेटमेंट आपको दे दूं, मतदाताओं में मोदी जी को लेकर उदासीनता थी, गुस्सा नहीं था, नाराजगी थी, गुस्सा नहीं था। और दूसरा, जो जातीय समीकरण अखिलेश यादव ने सेट किया वो बीजेपी नहीं साध पाई, और मायावती जी का कम लड़ना, मायावती जी को बहुत कम वोट, देखिए मायावती जी को कितनी वोटें मिली है। आप देखिए जितनी सीटें थी यूपी सब पे वो लड़ी, लेकिन कितना,
कितना प्रतिशत उनको वोट मिला है, 10% उनका वोट बैंक रह गया है। तो ये जो कारण रहा, मुझे लगता है ये कारण है। बाकी हम ये कहें मोदी जी के विपक्ष में थी या मोदी जी के अगेंस्ट थी, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है। और आप ये भी बात ध्यान रखिए, अगर कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है और इतने हैवी मैंडेट के साथ, ऐसा तो 2004-2009 में मनमोहन जी की सरकार रिपीट नहीं हुई थी। मनमोहन जी के टाइम में भी क्या था, 26% से 28% वो आए थे। तो ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं था। लेकिन मोदी जी का तो गिरा नहीं ना। तो हम ये नहीं कि मैं मोदी जी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात है कि एनडीए गठबंधन जो आज जीता है, जो उसको मैंडेट मिला है 200-300 सीट के आसपास जो मिली है, वो बीजेपी और मोदी जी के ही पहचान से मिली है। मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, निपुण जी। अशोक जी, देखिए कई मुद्दे जी। थे। अब बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, इसलिए बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जा रहा है। देखिए कई मुद्दे थे यहाँ पर, राम मंदिर हो गया या चाहे सनातन को लेकर किस तरीके से बार बार विपक्ष को टारगेट किया जा रहा था, चाहे आप भारत रत्न की बात करिए, किस तरीके से किसानों को अपनी ओर करने की कोशिश की गई थी और आरएलडी जो है एनडीए में जाके शामिल हो गई थी, लेकिन कोई मुद्दा चला ही नहीं, ऐसा लगा। देखिएगा, जो भी हुआ है सबको, ने अभी वक्त प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, मोदी लहर जैसे बोल रहे थे खत्म नहीं हुई है। अच्छी बात है, रहनी चाहिए। बयार आई है, विकास की बयार आई है, होनी चाहिए और वो बदस्तूर आगे चलनी चाहिए। कोई भी सरकार आए वो विकास के बयार को आगे चलाए, वो लहर अपनी बनाए, बड़ी अच्छी बात है। पर ये देखिएगा, कह रहे हैं कि लोगों में अशोक जी नाराजगी वो थी, राजनीतिक वोट नहीं। विश्लेषक हैं, वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाँ हाँ, जो राजनीति विश्लेषक है वो राजनीति का विश्लेषण कर रहे हैं। मैं उनसे थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, उधर और आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम काफी लोग मरे थे, काफी कुछ हुआ था, काफी ट्रेजेडी आई थी। यानी उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वो कोई ध्यान नहीं दिया। वो यह इसको नाराजगी समझ लो या अपना रोष समझ लो, यही इस तरह का जो है अपना सामने आया है। और वो उसका जो नतीजा या आपको जो है अपना इन चुनाव में देखने को मिल रहा है। रहा जो सीटें हारे हैं, जो 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 जिन पे जीत हार हुई है, वो भी बहुत कम मार्जिन से हैं। ऐसी कई सीट हैं जो बहुत कम मार्जिन से हुई हैं। और रहा यूपी का, उत्तर प्रदेश का, अपना देखो, जो अपना चुनाव समीकरण होते हैं उनको हर पार्टी अपने हिसाब से जातिगत, धार्मिक उससे और समुदाय के हिसाब से लेके चलती है। अब किसने उनको भुना लिया और कौन पीछे रह गया, वो तो सब सामने ही है। दूसरे ये जो करा था कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा, कांग्रेस को बाहर भेज दिया जाएगा, बिल्कुल विपक्ष जो है अपना कोई मुद्दा नहीं रहेगा, इस तरह के जो थे वो लोगों ने समझा है, लोगों ने ध्यान किया है, और खास तौर से युवाओं ने। और आप ये देखिएगा कि जो फैजाबाद मंडल है, फैजाबाद मंडल में भाजपा का, जहां राम मंदिर बना है, जहां सब कुछ हुआ है, 22 जनवरी को अपना जो है प्राण प्रतिष्ठा पे मोदी जी ने की थी, वहां पे भाजपा का क्या हश्र हुआ, कितने सीट भाजपा ले पाई है, आप ये खुद देख लीजिएगा। राम मंदिर है, राम तो सभी के हैं, आज से नहीं, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हर समाज के राम है। राम को लाए हैं कैसे है, तो वो उसको शायद क्या नाम, अयोध्या वासी नहीं समझ पाए या कैसे नहीं समझ पाए, क्या वहां पे रोष रहा या नाराजगी रही, वो तो ऐसा है, भाजपा वाला जाने या वहां पे वो जाने, पर सामने दिखाई दे रहा है कि जो हुआ है वो अपना बहुत ही अपना, जो लोगों ने सोच समझ के वोट दिया, तो ये सब कुछ हुआ। हम तो ये कहते हैं, मेरा जो अपना मानना है, गवर्नमेंट कोई भी बनाए, चाहे अपना जो एनडीए बनाए या फिर जोड़ तोड़ करके, तोड़ फोड़ करके जो है एनडीए बनाए, तो ऐसा है कि सबको शुभकामनाएं हैं। देश का ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे, आगे गवर्नमेंट बनाए, गवर्नमेंट चलाए, इसी में सबके हमारी शुभकामनाएं हैं। अशोक जी वापस आपके पास में लौटूंगी। निपुण जी, आज बीजेपी की हालत, जब कल रिजल्ट आए तो मुझे तो बीजेपी की हालत, जो मेरा खुद का पर्सनल मानना है, मुझे बीजेपी की हालत वैसी लगी कि जैसे एक बच्चा होता है ना, वो फेल होने वाला होता है और टीचर कहता है हम ही जानते हैं हमने आपको कैसे पास किया है, 33 नंबर तक कैसे हमने आपको पहुंचाया है, वो हम ही जानते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं बहुमत का आंकड़ा वो नहीं छू पाई है। और आप कह रहे हैं कि एनडीए अच्छे खासे जो है आंकड़े से आगे गई
गई है, ये तो फिर वही हुआ ना कि हम ही जानते हैं हमने आपको कैसे पास किया। अगर इतने लोग, क्योंकि जहां 370 का दम वो भर रहे हैं और उसके बाद वो उस आंकड़े को भी नहीं छुपाते, तो ये एक सोचने वाली विषय है। कुल मिलाकर बीजेपी को चिंतन मंथन करने की तो जरूरत है निपुण जी। और मैं ये मान रहा हूँ निश्चित रूप से बीजेपी को, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से आपका 67 सीटें पिछली बार चुनाव में थी और इस बार सेकंड पार्टी बन जाना, ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। लेकिन मैं जब इस पूरे चुनाव को बहुत ही बारीकी से मैं देखता हूँ तो मैं बहुत सारा डाटा इसमें देखता हूँ। लेकिन जो बीजेपी का एक परंपरागत वोट बैंक था, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, उन सब में भी जैसे जाट समाज, 4% जाट समाज का वोट कम मिला है बीजेपी को। वो किसान का मुद्दा प्रभावित किया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और फिर हम बात करें बेरोजगारी का मुद्दा, बिल्कुल मुद्दा था। महंगाई के मुद्दे को लेकर मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ कि महंगाई के मुद्दों को लेकर जनता ने किया। मुझे समझ में जो आ रहा है वो 3 ही कारण रहे बीजेपी के, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। पहला कारण बेरोजगारी एक मुद्दा रहा, किसान का एक मुद्दा रहा, और तीसरा जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो था कि बीजेपी निरंकुशता की ओर बढ़ रही है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो जनता को वो लगा, चाहे वो विपक्ष को जेल में डालना कारण रहा हो, चाहे कुछ भी कारण रहा हो, किसी भी तरीके से। मैं हालांकि इसके पक्ष में रही हूँ कि भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जनता में जो मैसेज जाता है, जनता में जो नैरेटिव बनता है, वो चुनाव में मायने करता है। तो वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से हम किसी भी लिहाज से देखें और किसी भी सरकार का तीसरी अच्छा बार निपुण जी, रिपीट जिस होना, तरीके से आप नेहरू जी आंकलन के कर बाद रहे हैं में चीजों का, निपुण जी जिस रोमांटिक तरीके होना, से, ये बड़ी सुनिए बात। सुनिए निपुण जी, जिस तरीके से आप आंकलन कर रहे हैं चीजों का, तो मतलब आप भी मानते हैं ना कि बेरोजगारी थी, महंगाई थी, निरंकुशता थी, क्योंकि आप ही ने ये 3 पॉइंट्स नहीं, गिनवाए हैं, महंगाई, आप ही ने ये 3 पॉइंट्स गिनवाए हाँ मुझे। नहीं, महंगाई मैंने नहीं बोला। मैंने कहा महंगाई में मुद्दा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महंगाई मुद्दा नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी, युवाओं में जो असंतोष था वो आप बेरोजगारी की मानते वजह हैं से, बेरोजगारी थी। सरकारी नौकरियां निकल। पहला मुद्दा ये रहा जनता के बीच में। दूसरा मुद्दा ये रहा, किसान का मुद्दा निश्चित रूप से रहा। और दूसरा जो मानता हूँ, किसान का मुद्दा भी क्यों रहा, उसका भी रीजन ये था कि कुछ वर्ग ज्यादा अमीर हुए और कुछ वर्ग गरीब ज्यादा हुए हैं। वो एक मुद्दा रहा जो जनता को हिट हुआ कि भाई एक वर्ग संपन्न हो रहा है, एक वर्ग बीजेपी तो पीछे इन्हें रह रहा किसान ही है। नहीं तो मान मैं रही इसको थी आपसे ये निपुण कर रहा जी, हूँ, निपुण जी, निपुण हाँ, जी, बस मैं बीजेपी तो लास्ट इन्हें स्टेटमेंट किसान ही दे नहीं दूंगा, मान रही थी। जब लास्ट डिबेट्स में स्टेटमेंट बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठते थे, वो तो कहते थे किसान है ही नहीं, जिनके लिए कीलें ठोकी गई थी उन्हें वो किसान मानते ही नहीं थे। नहीं, देखिए भटनागर जी, क्या होता है कि किसान, सिंपल सी बात हम लोग कहेंगे, हमें 26 जनवरी भी याद है कि 26 जनवरी पे लाल किला पे कैसे हुआ था, किस प्रकार तांडव। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने खुद देखा कि मेरे पास से जैसे ट्रैक्टर निकल रहे थे, किस प्रकार का एनवायरमेंट था। लेकिन किसान को किसान ही कहा जाएगा, लेकिन उसके माध्यम से, उसके साथ में कुछ उपद्रव भी हुआ है, इसको हम नकार नहीं सकते। हम एक पक्षीय आकलन करेंगे तो वो आकलन ठीक नहीं होगा। और हम अगर इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, क्या सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, उद्योगपति हो, टीचर्स हो, अगर इस प्रकार का आंदोलन देश में करेंगे तो क्या स्वीकार्य होगा? आर्टिकल 19 हमको अधिकार देता है, लेकिन क्या हमको लोक व्यवस्था बना के नहीं रखनी चाहिए? हम सड़क पे बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे? मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। आंदोलन करने का अधिकार सबको है। किसान थे, इसमें कोई दो राय नहीं, किसान में असंतोष था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोक व्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ने का तो निपुण जी, अधिकार किसी को व्यवस्था दे बना सकते के हैं। रखनी पर चाहिए, मैं क्योंकि अगर बस मैं व्यवस्था लास्ट बनी एक रहेगी स्टेटमेंट, तभी मैं देश एक अच्छी लास्ट तरीके से देता हूँ चलेगा। इसमें। लेकिन फिर सरकार मेरा को भी मानना ये समझना है चाहिए कि कि इस कीलें ठोक मैंडेट, के नहीं रखनी निशा चाहिए जी, सड़कों पर। फिलहाल लास्ट बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की।